नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं जुमा जुमा 8 दिन, अभी चैनल पर आए हुए मात्र 15 दिन हुए और इतना अपार प्यार और स्नेह, एक एक वीडियो के हजारों में दर्शक हो गए। विजुअलिटी के तौर पर अगर एक कहें तो जो है मेरे वीडियो स्तरीय नहीं ही हैं, मगर मुझे लगता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के बावजूद उस वीडियो में दिए गए कंटेंट के कारण आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे मैं अभिभूत हूं। और जो प्रसंगवश पाठ में विषय आ जाते हैं उन पर आपके मन में जिज्ञासा पनप रही है और प्रसंगों से संबंधित प्रश्न उभर रहे हैं और आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से पूछ रहे हैं, देख करके जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके विश्वास पर, जो आपने अभी तक प्यार लुटाया है, उस पर जो है मैं खरा उतरने का जो है प्रयास करूंगा। बहुत सारे जो है प्रश्न आए हैं। पहले तो जो है मैं सोचा था कि एक एक खंड, यानी पहले जो है हिंदी साहित्य को लूं छात्रों के आग्रह पर, फिर उसके बाद जो है भाषा विज्ञान में जो है जाऊंगा, फिर उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी और अन्य तमाम विषयों पर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। मगर दर्शक और श्रोता की मर्जी कि एक प्रश्न अभी आ गया है कि परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के लिए व्याख्या कैसे करें। दूसरा प्रश्न जो है आ गया है कि भाषा की परिभाषा जब बता रहा था तो उसमें प्रसंगवश अक्षर, ध्वनि और वर्ण और इतिहास में श्रृंगार शब्द पर चर्चा हुई थी, तो उससे भी जो है संबंधित जो है प्रश्न आया गया है कि अक्षर, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, वर्तनी जो है क्या है। वैसे ही कुछ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वर्ग से भी जो है प्रश्न आ गए हैं कि विभागीय परीक्षाएं जो होती है उसमें जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, टिप्पण और प्रारूपण और संक्षेपण करना होता है, तो उसके संबंध में भी कुछ जो है मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे ऐसे जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे चाई ओझा, एक आरा जिला के जो है गायक हुआ करते थे, वे अक्सर गाते थे, केकर मना राखी अकेले जियरा हो अकेले जियरा। वहीं जो है स्थिति अभी मेरे साथ है, अकेले जियरा हूँ और इतने सारे जो है प्रश्न एक साथ तो जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सबकी जिज्ञासाओं का मैं समाधान दूंगा और समय से जो है पहले दूंगा। और चूंकि बहुमत की भी जो है बात होती है, तो बहुमत पूछने वाले के आधार पर भी और जो है बहुमत इस आधार पर भी है कि जो है 5वीं कक्षा से ही हम लोग जो है देखते आ रहे हैं और आज तक जो है देख रहे हैं कि प्रत्येक परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, एक दो जो है प्रश्न अनिवार्य रूप से जो है व्याख्या से संबंधित रहता है। तो आज हम लोग जो है जानेंगे व्याख्या कैसे करें जिससे कि उच्चतम अंक की उपलब्धि हो सके। आज का जो है पाठ है व्याख्या कैसे करें।
हम लोग अब तक का जो है अनुभव यही जो है बता रहा है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार से मिडिल स्कूल से लेकर के जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल जो है पूछे गए हैं और उसके जो है 2 रूप रहे हैं। तो जो प्रसंग जो है या जो जिस पर जो है व्याख्या या अर्थ लिखने के लिए जो है पूछा जाता है उसको जो है मूलतः अवतरण कहते हैं। तो पहला चीज हो जाता है अवतरण। अवतरण जो है 2 प्रकार के हो जाते हैं। क्योंकि 2 प्रकार की रचनाएं पढ़नी है, एक गद्य होगा, दूसरा पद्य होगा। गद्य का मतलब कथा, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, और पद्य का मतलब हो जाता है कविता। तो या तो अवतरण जो होगा गद्यमय होगा या पद्यमय होगा। तो जो गद्य में होता है उसको जो है गद्यांश कहते हैं, और जो पद्य में होता है यानी कविता जो है उसको पद्यांश। गद्य का अंश, पद्य का अंश। तो व्याख्या के लिए अब तक जो है 4 प्रकार के जो है हम लोगों ने जो है देखा है कि 4 प्रकार के जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं रहे हैं। पहला जो होता रहा है, और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष करके माध्यमिक स्तरीय परीक्षाओं में, अर्थ लिखें, यानी कि जो अवतरण दिया गया रहता है उसका अर्थ लिखना होता है इसमें। दूसरा रूप जो है हम लोग देखे हैं कि मूलार्थ या सरलार्थ लिखें। तीसरा प्रकार में होता है व्याख्या करें, और चौथा प्रकार है सप्रसंग व्याख्या करें। अब ये चारों का जो है सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें जो है 2 में अर्थ लिखना है और 2 में जो है व्याख्या करनी है। अब जो है व्याख्या कहते किसको है थोड़ा ये भी जो है जान लेना चाहिए। तो व्याख्या शब्द की उत्पत्ति जो है वी, आ, ख्या, अंग और टाप प्रत्यय से हुई है। वी, आ, ख्या, अंग और में जो है टाप प्रत्यय लगने से हुई। हम लोग इसके जो है शब्दकोशीय अर्थ में न जा करके समझने वाला अर्थ जो है इसको ले, जो प्रचलन में भी है, प्रचलित है। तो वी का मतलब होता है विशेष, आ का मतलब होता है जो है आ, यानी कि जो है मुंह फैला देना। जैसे बात विचार करते समय आ शब्द आता है तो जो है मुंह फैला देते हैं। तो ऐसे ही जो है ख्या यानी कि जो है कथन या विवरण या वर्णन जो किया गया है अवतरण में, वो गद्यांश भी हो सकता है, पद्यांश भी हो सकता है। तो उसमें जो कथन है उसको जो है विशेष रूप में जो है फैला देना ही जो है व्याख्या है। यह ठीक व्याख्या ठीक एक जो है सर्जन की तरह है जो पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम में क्या होता है कि जो है अंगों को जो है चीर दिया जाता है, चीर फाड़ करके उसके जो है अतड़ियों का अध्ययन किया जाता है और बताया जाता है कि अमुक कारण से ये जो है ऐसी जो है अप्रिय स्थिति आई, यानी कि जो है मौत हुई। वैसे ही व्याख्या में जो अवतरण जो है दिया गया रहता है उसके जो है परत दर परत को जो है खोलना होता है। परत दर परत क्या हुआ कि चूंकि अवतरण जो है गद्यांश या पद्यांश वह जो है लेखक की अनुभूति को व्यक्त करता है, और लेखक की अनुभूति सामान्य जन की अनुभूति से कहीं जो है उच्च स्तरीय होती है। चूंकि सभी कवि भी नहीं बन पाते हैं, यद्यपि सब में जो है गीत
और कविता की क्षमता है, मगर चूंकि काव्य के जो तत्व होते हैं या कवि के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती है वो सब में जो है उपलब्ध नहीं होती है। कोई जोर जबरदस्ती जबरन जो है कवि बनते भी हैं, रचनाकार बनते भी हैं, तो सामान्य ही जो है बन पाते हैं। उत्कृष्ट कवि या रचनाकार बनने के लिए उसमें जो है प्रतिभा होनी चाहिए और जो कि घटनाओं को बारीकी से जो है देखता ही नहीं है, उसे अनुभूत करता है और अपनी अनुभूतियों को जो है व्यक्त करता है। और चूंकि अनुभूतियां जो है उलझी हुई होती है, तो उन उलझी हुई जटिल और गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने वाली अनुभूतियों को विशेष रूप से जो है फैला करके, डिसेक्शन करके, परत दर परत खोल देने को ही व्याख्या कहते हैं। तो यहां समझ में आ गया कि जो है अर्थ लिखें का मतलब हुआ कि सीधे सीधे उसका जो है अर्थ लिख दें। अब गद्य में है तो उसका अर्थ तो जो है आसानी से जो है लिख देते हैं और उसको जो है समझने लायक जो है बना देते हैं। कठिन शब्द जो होते हैं उसका अर्थ लिख देते हैं, वो जो है सरलार्थ हो जाता है। और गूढ़ शब्दों को जो है तात्पर्य है, जैसे मतलब है कि जो योजक जोड़ करके अर्थ को सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं, सरलार्थ हो जाता है। मगर कविता जो होती है उसमें जो है कवि छंद, अलंकार, रस, रीति और गीति, संगीतात्मकता, गेयता के कारण शब्दों को तोड़ता मरोड़ता भी है और शब्दों को गाने लायक बनाने के लिए इधर उधर रख देता है। यानी कि जो वाक्य गठन के जो सामान्य तत्व हैं, नियम हैं कि कर्ता कहाँ रखें, कर्म कहाँ रखें, क्रिया कहाँ रखें, उद्देश्य कौन होगा, विधेय कौन होगा, उद्देश्य का विस्तार कहाँ होगा, विधेय का विस्तार आगे होगा पीछे होगा, इसका जो है गद्य खंड में या गद्यांश में या गद्य रूपों में तो स्थान जो है तय होता है, यदा कदा जो है उसमें भटकाव होता है। मगर पद्य में कवि जो है अपनी भावनाओं को रसात्मक बनाने के लिए, चमत्कारिक बनाने के लिए पदों को जो है इधर उधर उस पंक्ति में जो है रख देता है। तो उसको जो है क्या करते हैं, अन्वय जो है कर देना होता है। अन्वय यानी कि जो है क्रम के अनुसार सजा देना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण जो कि बहुत प्रचलित है, वो आम और खास सभी जो है अक्सर जो है उपयोग करते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। अब इसमें पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यहाँ तक तो ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ करके संसार जो है मर गया। पंडित भया न कोय, पंडित अब यहाँ पर आ जाता है, पंडित भया, पंडित हुआ यानी कि विद्वान हुआ, न कोय, न कोई। तो अब यही जो है अन्वय कर देना होता है कि पंडित कोई, कोई पहले ला देंगे, न होय बाद में ला देंगे, तो इसी को अन्वय करते कहते हैं। तो अन्वय करके जो है उसका अर्थ लिख देना होता है, कठिन शब्दों को समझा देना होता है। यहाँ पर एक बात जो है, इस बात को जो है ख्याल में रखा जाना चाहिए कि आप यह समझ लीजिए कि परीक्षार्थी को जो है अपने आप को समझदार और विद्वान समझना चाहिए और सामने वाले को एक कहें तो जो है महामूढ़ जो है समझना चाहिए। यद्यपि वह जो है परीक्षक जो है या जो श्रोता है वह बहुत ही जो है समझदार है, मगर आप बताना क्या चाहते हैं, आप जानते क्या हैं, यह जानने के लिए वह जो है महामूढ़ जो है बन जाता है। यानी
कहने का मतलब कि अगर जो है आप सरल और सहज ढंग से अगर सामने वाले परीक्षक को, जो कि है विद्वान, आपसे अधिक जानकार है, मगर वह जो है जो समझना चाह रहा है, जो मांग है उसकी, जो चाहत है उसकी, अगर आप उसकी चाहत के अनुसार, मांग के अनुसार और दिए गए अवतरण के अनुसार अगर उसको अच्छी तरह से जो है समझा देते हैं तो स्वाभाविक है वह आपसे कन्विंस होगा और अच्छे अंक देगा। तो इसलिए उसको परीक्षक को समझा सकें ऐसा जो है इस तरीके से जो है व्याख्या या जो है वर्णन विवरण प्रस्तुत करना होता है। और तो अर्थ हो गया, मूल अर्थ यानी कि जो है कहना क्या चाहता है इसको जो है देते हैं, उसमें सरल अर्थ जो दोनों एक ही हो जाता है। अब उसमें जो है व्याख्या करें, तो व्याख्या करें यानी कि जो अवतरण या उदाहरण है उसको जो है फैला करके जो है समझने लायक जो है बना देना है, वह हो गई व्याख्या। और सामान्य तौर पर व्याख्या और सप्रसंग व्याख्या को एक ही संदर्भ में ले लिया जाता है और सभी जो है सप्रसंग व्याख्या ही कर देते हैं। क्या अंतर है ये बताएंगे। तो व्याख्या में परीक्षक जो है, चूंकि सप्रसंग व्याख्या के 7-8 जो है तत्व हैं जिस पर आगे हम लोग विचार करेंगे, तो 7-8 तत्वों में से एक जो है तत्व है जो है व्याख्या। शेष जो है 6 तत्व व्याख्या में करें या न करें कोई जो है उसका जो है सकारात्मक जो है फल जो है नहीं मिलने वाला है, और हो सकता है कि उससे जो है आपके अंक कट भी जाएं, क्योंकि कहा भी जाता है कि उतना ही जो है देना चाहिए या उतना ही जो है लिखना चाहिए जितने की जो है मांग है। अगर उससे ज़्यादा लिखते हैं या कम लिखते हैं तो वह आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। कम लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि जो है कम लिखने के कारण जो है समझ में नहीं आएगा परीक्षक को, और ज़्यादा लिखते हैं तो इसमें जो है 2 परेशानियां आती है। एक तो ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा गलती की संभावना है, जब गलती होगी तो अंक कटेंगे ही। अब जब ज़्यादा लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो फिजूल, उसमें जो है फिजूल की भी जो है बातें आ जाएगी, बेकार बातें भी आ जाएगी, प्रसंगहीन बातें भी आ जाएगी, और वह जो है आपके लिए जो है निगेटिव होगा। तो इसलिए जितना जो है पूछा जा रहा है उतना ही जो है लिखना चाहिए। तो व्याख्या में जो प्रसंग है, जो संदर्भ है, उसको जो है स्पष्ट जो है कर देना है। और सप्रसंग व्याख्या का मतलब इसमें जो है जिन 7-8 बिंदुओं की जो है मैं बात किया, उन बिंदुओं को जो है पहले जो है हम लोग ले लें। तो यह जो है अर्थ लिखें या भावार्थ लिखें, व्याख्या करें, तो यह इसमें जो है क्या है कि जो है लेखक की अनुभूतियों को, उनके कथ्य को जो उसने जो है समाज से जो है प्राप्त किया है और अपनी अनुभूति के रूप में उसे जो है व्यक्त किया है, उसकी जो टिलताओं को जो है खोलना है या खोजना है। तो एक तरह से इसकी आत्मा में जो है प्रवेश करना है सप्रसंग व्याख्या में, और उसके बाद उसका जो है उसकी जो है आत्मा है, एक तरह से कहें तो सही शरीर है तो आत्मा है। उसके बाद ये जो है भीतर का जो है हम लोगों ने जो है देखा, उसके बाद जो है उसका जो है बाह्य रूप क्या है, तो वह जो है रूप है तो तत्व रूप और बाह्य रूप, यानी कि आत्मा और शरीर। तो ये जो है व्याख्या जो है उसकी जो है आत्मा है, और उसमें जो है उसके रूपों का जो है भी वर्णन जो है करना होता है सप्रसंग व्याख्या में। तो वे जो हैं
रूप और तत्व या आत्मा और शरीर, उनको जो है अलग अलग। तो पहला जो है इसमें जो है सप्रसंग व्याख्या के जो 7 जो है विचारणीय बिंदु हैं, उसमें पहला बिंदु जो होता है वह जो है कहलाता है संदर्भ। दूसरा जो है, पहला जो है संदर्भ, इसको जो है मिटा लेते हैं हम लोग। संदर्भ, उसके बाद जो है प्रसंग, प्रसंग के बाद शब्दार्थ, व्याख्या के विचारणीय बिंदु हैं। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा शब्दार्थ, चौथा सरलार्थ, पांचवा व्याख्या, छठा केंद्रीय भाव, या केंद्रीय भाव या मूलार्थ या भावार्थ, कोई भी जो है लिख सकते हैं। और 7वां होता है विशेष। इसमें से ये जो है 3 जो है आत्मा है, शेष शरीर। शरीर यानी कि सबसे पहला क्या है कि कविता या कोई भी भाव जो है शब्द रूप में होता है। तो शब्द रूप में अर्थात भाषा कैसी है, इसका जो है विश्लेषण जो है करते हैं। भाषा, उसके बाद जो है उससे जो है किस प्रकार के रस की जो है प्राप्ति हो रही है या आनंद की प्राप्ति होती है। रस, उसमें कौन सी जो है रीति, किस रीति से वह जो है लिखी गई है। उसके बाद जो है वृत्ति, आप में जो है कौन सी जो है वृत्ति उत्पन्न हो रही है। उसके बाद उसको सजाने के लिए कवि ने जो है किन किन जो है अलंकारों का प्रयोग किया है, अलंकार। उसके बाद कविता को गेय बनाने के लिए या पठनीय बनाने के लिए किन जो है छंदों का जो है प्रयोग किया है, इसका जो है प्रयोग। इसे फिर उसके बाद उससे जो है, चूंकि अपने कथन को जो है तार्किक और प्रामाणिक और सर्वस्पर्शी बनाने के लिए जैसे हम लोग उदाहरण के ऊपर उदाहरण जो है देते चलते हैं, वैसे ही संदर्भ से या अवतरण से संबंधित उसी जो है भाव को व्यक्त करने वाली अगर कोई जो है रचना है, कोई पंक्ति है, तो उसको जो है उद्धृत जो है कर देते हैं। तो संबंधित उक्ति, कथन या काव्य अंश, काव्य हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जिसमें गद्य भी आ जाएगा और पद्य भी आ जाएगा। तो ये जो है मूल रूप से व्याख्या के लिए विचारणीय जो है बिंदु हैं। अब इस पर जो है हम लोग क्रम से जो है बात कर लेते हैं। तो संदर्भ का मतलब होता है कहाँ से वह जो है अवतरण जो है लिया गया है, उसमें जो है रचना का नाम देते हैं और रचनाकार का नाम देते हैं।
यानी कि किस ग्रंथ से वह जो है मूल ग्रंथ से लिया गया है और उसके रचनाकार कौन है। आजकल जो है यह देखा जाता है कि जो है विश्वविद्यालय स्तर में पर कि शिक्षक किसी कारणवश प्रोन्नति वगैरह के निमित्त मूल ग्रंथ से जो है कतिपय रचनाओं को लेकर के उसको जो है संकलित करके संपादित करवा करके अपने नाम पर उससे जो है छपवा देते हैं कि संकलनकर्ता या संपादक। तो पूरा उसमें जो है भी हमें जो है मूल ग्रंथ के जो है मूल रचनाकार का जो है उल्लेख करना निहायत जरूरी होता है। जो संपादक हैं, विशेष करके जो है आधुनिक युग में जो संपादित रचनाएं आ रही है नए, उसमें जो है उन संपादकों का जो है नाम देना जो है जरूरी नहीं है, या संपादित रचना का नाम जो है दे सकते हैं, लेख रचना संपादक के बारे में चर्चा करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष करके जो नए जो धारा या ट्रेंड जो है डेवलप विकसित हुआ है, उसके पहले चूंकि उस समय के कवि लेखक उतने जो है साधन संपन्न नहीं थे, और जो है संत कवि तो ऐसे भी हुए, कबीर जायसी वगैरह, कबीर दास हुए, रैदास हुए, नामदेव वगैरह हुए। ये लोग जो है पढ़े लिखे भी नहीं थे। ये लोग जो समाज में जो है दिखता था उसको जो है, चूंकि इनके पास जो है एक जो है सूक्ष्म जो है दृष्टि थी, उस दृष्टि और का उपयोग करते हुए वो जो है घटित जो है घटनाओं को देखते थे और उस पर जो है उनके मन में जो है भावों का जो है उद्रेक होता था, भाव पैदा होते थे, और उसे जो है समाज हित में, यानी कि जो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए उसे शब्द रूप में गा करके बोल करके जो है बता देते थे, समझा देते थे। और कागज कलम भी उस समय जो है बहुत कम ही होता था, छपाखाना था नहीं, तो इसलिए ऐसे ही जो है रचनाएं जो है कोई जो है उनकी जो है लिख लेता था, रख लेता था, और बाद में उसी को जब हिंदी देश जो है आज़ादी की तरफ जो है बढ़ रहा था, तो उन रचनाओं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा जाने लगा था तो उसको जो है संपादित कर दिया और प्रकाशित जो है करवा दिया। तो वैसे जो है जैसे कि जो है सूरदास का ही है, सूरदास के बहुत सारे बहुत पदों को लोग अलग अलग जो है विद्वानों ने संपादित किया। कबीर दास के तो बारे में यही जान नहीं रहे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, वो कहीं किसी स्कूल में पढ़ने वढ़ने तो गए नहीं थे, तो वे जो है गाते थे, बजाते थे, और उनके जो है पदों को लोग जो है संकलित कर देते थे, जो कि जो है बीजक जो है के नाम से जो है प्रकाशित हुआ था, और उसी का जो है संपादन जो है श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के रूप में किया। जो उदाहरण मैं दिया था पोथक पढ़ी, तो उसी संदर्भ में जो है हम लोग इसको जो है समझ ले रहे हैं। तो किस रचनाकार किस रचना की है, किस रचनाकार की है, और उस रचनाकार की जो है विशेषता क्या है, थोड़े से शब्दों में जो है, यानी कि कुल मिलाकर के जो है 2-3 पंक्तियों में जो हो जाता है कि पहली पंक्ति में तो प्रस्तुत अवतरण में अगर जो है गद्य है तो जो है गद्य, पद्य है तो जो है पद्यांश, तो प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश। तो हम लोग जो है अभी पद्य का उदाहरण लिए हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश क्रांतिकारी कवि, सामाजिक विडंबनाओं के प्रतिरोध के प्रतिमान पुरुष कबीर दास रचित बीजक से लिया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में जो है किया है। बस ऐसे ही जो है संदर्भ। तो इसमें जो है कहाँ से रचना ली गई है, मूल ग्रंथ क्या है, कहाँ से ली गई है, ली गई यानी कि रचना का नाम और रचनाकार का नाम। रचना
कार का नाम। संपादित है कि संपादित संकलित है कि मूल है, इसका जो है उल्लेख जो है कर देना चाहिए, मूल ग्रंथ से है। अब उसके बाद जो है प्रसंग जो है आ जाता है। तो प्रसंग का मतलब होता है कि इन पंक्तियों को किसने कहा है। तो कविता सामान्यतः अगर जो है प्रबंध काव्य नहीं है, काव्य के जो है दो रूप यहाँ भी जो है जान लें कि काव्य के जो है दो रूप हो जाते हैं, एक जो को जो है प्रबंध कहते हैं और दूसरे को मुक्त कहते हैं। यानी कि रामायण, रामचरितमानस और रासो ग्रंथ जो हैं वे सब जो है, जैसी कि जो है पद्मावत है आधुनिक युग में, कामायनी है, ये सब जो है रश्मि रथी है, ये सब जो है महाकाव्य है या खंड काव्य हैं या प्रबंध काव्य हैं। तो प्रबंध काव्य या जो है छोटी छोटी जो है कविताएं हैं, 2-4 पंक्तियों की, 6 पंक्तियों की, या जो है 2-4 पृष्ठों की, तो उसको जो है मुक्त छंद की जो है मुक्तक जो है काव्य कहते हैं। तो प्रबंध या मुक्तक, तो मुक्तकों में सामान्यतः वह कवि का जो है कथन होता है और कवि जो है किसी के माध्यम से जो है कहलवाता है। जैसे बिहारी लाल में नायक नायिका के बारे में या नायिका नायक के बारे में या उसकी सहेली या दो मित्र जो है कुछ कहते हैं, तो उस प्रसंग। और जब महाकाव्य होता है तो एक पात्र महाकाव्य है या जो है नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध है, तो उसमें जो है नायक या नायिका या कोई पात्र उस कथन को जो है उद्धृत करता है। तो इसका जो है उल्लेख करते हैं कि किसने कहा, किससे कहा, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, कब, क्यों, किसने, किससे, इन जो है बिंदुओं पर जो है विचार जो है किया जाता है। कब कहा, जैसे कि एक उदाहरण हम लोग जो है ले लें प्रेमचंद के जो है गोदान का, जिसमें जो है पात्र है होरी और उसकी जो है पत्नी है होरी और धनिया। तो जो है होरी राय साहब के यहाँ जाना चाह रहा है, हड़बड़ी मचाए हुए है। वह अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि मिर्जई और गमछा जो है लाओ। तो वह जो है कहती है कि कहाँ जा रहे हो, ससुराल जाना है। तो उसी में जो है हंसी ठिठोली मजाक होती है और वह जो है अंतिम में कहता है कि जो है मर्द जो है साठा पर पाठा होता है। तो साठा पर पाठा होता है, यही अगर मान लिया जाए जो है साठा पर पाठा होता है, इसी की जो है व्याख्या करनी है। तो किसने कहा, तो होरी ने कहा। किससे कहा, धनिया से कहा। कब कहा, जब वह राजा राय साहब के यहाँ जो है जा रहा था उस समय कहा। क्यों कहा, तो चूंकि धनिया ने कहा कि जो है तुम तो जो है बूढ़े हो गए हो, इसी उम्र में गाल पिचक गए हैं, आँख कमर जो है झुक गई है, आँख जो है से जो है कम जो है सूझता है। तो इस संदर्भ में उसने जो है अर्थात जो है होरी ने कहा कि हाँ अभी तो जो है हम कम ही उम्र के हैं, वैसे भी आदमी तो जो है साठा पर पाठा होता है, यानी कि युवकत्व जो है आती है या मर्दानगी आती है जो है 60 पर। तो ऐसे ही जो है प्रसंग के अंतर्गत जो है वर्णन किया जाता है। उसके बाद जो है शब्दार्थ होता है। तो शब्दार्थ यानी कि जो अवतरण में गद्यांश या पद्यांश में जब कठिन शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है, उन कठिन शब्दों का अर्थ लिख देना है। कठिन शब्द का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कठिन शब्द है, चूंकि पहले ही हम कह चुके हैं कि सामने वाले को आपको समझाना है। हो सकता है कि आपको वह शब्द जो है आसान लग रहा हो, मगर जो है जिसके लिए आप लिख रहे हैं परीक्षक वह जो है जानना चाहता है कि या जो है
जो श्रोता जो है समझना चाहता है कि इसका जो है अर्थ क्या है, अब वो बार बार तो डिक्शनरी जो है नहीं उठाएगा समझने के लिए, तो उसको जो है समझाना है। तो जो भी शब्द उसमें मिल रहे हैं जो कि लगता है कि उसकी जो है का अर्थ जो है होना चाहिए, वह अर्थ जो है दे देना चाहिए, और अर्थ भी वही अर्थ देना चाहिए। क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो सभी अर्थों को नहीं लिख देना है, वरन जो है उसी अर्थ को लिखना है जो दिए गए गद्यांश या पद्यांश का अर्थ जो है, यानी कि सरलार्थ जब लिखेंगे हम लोग तो उस सरलार्थ में जो है जिसका जो है व्यवहार किया जाना है उन्हीं शब्दों को हम लोग लेंगे। इससे जो है दो फायदे होंगे कि कम जो है समय लगेगा, समय की बचत होगी, और जो है फिजूल की जो है बातें लिखने से हम बच जाएंगे। तो ये हो गया जो है शब्दार्थक, यानी कि क्लिष्ट शब्दों का या कठिन शब्दों का जो है अर्थ लिख देना है, का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ। और वे शब्द जो है कैसे होंगे, तो जो है जटिल होंगे, उनकी जटिलताओं का जो है अर्थ दे देना है। उसके बाद जो है सरलार्थ, तो सरलार्थ जो है कर देना है। संदर्भ के दरमियान ही जो है हमने जो है बताया कि जो है गद्य खंड का अर्थ लिखने में जो है कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें जो है शब्दों का जो है एक क्रम जो है दिया हुआ रहता है। बस उसको जो है मतलब है कि तात्पर्य है अर्थात करके जो है उसको समझा देना होता है। मगर जो है पद्यांश में शब्दों को जो है अन्वय करके, यानी कि जो है सही ढंग से सजा करके उसका जो है सरल अर्थ जो है लिख देना होता है, बस वो जो है सरलार्थ हो जाता है। अब उसके बाद आता है जो है व्याख्या, जो कि संदर्भ इस सबको जो है समेटते हुए प्रसंग, शब्दार्थ और जो है सरलार्थ को जो है, सरलार्थ तो जो है आपके पास जो है मिल गया, उसी सरलार्थ में जो जटिल शब्द आए हैं जिनका आपने जो है सरल अर्थ किया है, उस अर्थ को स्पष्ट जो है करना। ठीक वैसे ही जिसकी जो है, जैसे कि जो है चर्चा किया कि जो है पोस्टमार्टम में जो है डॉक्टर जो है क्या करता है, तो शब्दों की जो है को जो है परत जो है खोल करके उसके अर्थ को समझने लायक सरल भाषा में सहज ढंग से समझा देना जो है व्याख्या हो जाती है। अब इसमें जो है सरल अर्थ और व्याख्या में अगर जो है उदाहरण अगर जो है छोटा हो तो उसमें सरलार्थ और व्याख्या को अलग अलग जो है दे देना उचित होता है। अगर जो है बड़ा जो है प्रसंग हो गया है, आप 5-6 जो है पंक्तियों का हो गया है, तो उसमें जो है सरलार्थ और व्याख्या दोनों को एक साथ जो है समेट लिया जाता है, कोई जो है उसमें दोष नहीं है। तो ये हो गया जो है व्याख्या। उसके बाद जो है केंद्रीय भाव या मूल भाव या जो है भावार्थ, यानी कि जो है रचनाकार, कवि या कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार या निबंधकार अपने उन पंक्तियों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है, यह जो है उसका जो है केंद्रीय भाव कहलाता है। जैसे कि हमने जो है उदाहरण लिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, तो उसका जो है केंद्रीय भाव यही है कि पढ़ने विद्यालय में जा करके सिर्फ जो है साक्षर हो जाने मात्र से जो है व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता है, वरन वह जो है सबसे जो है बड़ी पाठशाला जो है समाज भी है। सामाजिक सरोकारों से भी जो है संपृक्त रह करके समभाव रखते हुए, सबके प्रति जो है प्रेम भाव रखते हुए जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वहीं जो है पंडित यानी कि जो है विद्वान होता है। ये उसका जो है मूल रूप से जो है केंद्रीय भाव हुआ। तो व्याख्या के ये क्या हो गए, उसकी आत्मा का हमने जो है वर्णन जो है कर दिया एक तरह से। अब उसके बाद जो है भाषा, तो भाषा के रूप में ही वह जो है व्यक्त है। अब भाषा जो है कैसी है, इस पर जो है विचार हम लोग जो है करते हैं।
तो भाषा या तो सरल होगी या क्लिष्ट होगी, कठिन शब्दों का जो है प्रयोग होता है। तो जब सरल जो है भाषा होगी तो उसको सरलता से समझा सकते हैं, और जो है ये उसका जो है दोष या जो है गुण हो सकता है। तो सरल भाषा का जो है व्यवहार किया गया है कवि के द्वारा। कठिन काव्य और कठिन और प्रेत की जो है बात हम लोग जो है किए। तो अगर भाषा जो है सरल है तो उसकी जो है खूबी है, तो हम उसका जो है उल्लेख करेंगे कि भाषा जो है बड़ी ही जो है सरल है, सहज है और प्रवाहमय है। अब उस भाषा में जो है क्या क्या जो है प्रयोग में लाया गया है, तो जो है भाषा जो है शब्दों से जो है निर्मित है। तो शब्द जो है मूल रूप से जो है 4 स्रोतों से आते हैं, जिनको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी कि जो है संस्कृत के जो शब्द हैं या संस्कृत से जो है कुछ जो है अंतर जो है करते हुए जो है आ गए हैं, उनको तत्सम कहते हैं। और उससे जो है जैसे कि जो है सर्पम, और उससे जो है हो गया सर्प, तो तद्भव हो गया। और वैसे ही जो है सांप और सांप या रसरी देहातों में जो है प्रचलन में है, तो उसको जो है कह देते हैं जो है देशज। और वहीं जो है स्नेक आ गया तो हो गया विदेशज। तो किन प्रकार के शब्दों का जो है उसमें जो है प्रयोग है, एक एक जो है उदाहरण स्वरूप जो है अगर प्रयोग में लाया गया है तो उसको दिखा देना चाहिए। फिर भाषा को जो है चमत्कारिक बनाने के लिए और उसमें जो है भावों को जो है, चूंकि इस कम शब्द में जो है अधिक से अधिक जो है भाव व्यक्त करना होता है कवि को या रचनाकार को, तो उसमें जो है कहावत और जो है मुहावरे आदि भी जो है उसमें जो है का भी जो है प्रयोग करता है। तो मुहावरे या कहावतों का भी जो है प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो अगर जो है हुआ है तो उसका भी जो है उल्लेख जो है कर देना चाहिए। मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति आदि का जो है उल्लेख अगर हुआ है तो उसका जो है उल्लेख जो है कर देना चाहिए। तो ये भाषा हो गया। और जो है चूंकि कविता जो है या रचना जो है कोई की जाती है तो उसका संदर्भ होता है। कविता का जो है सबसे जो है बड़ा गुण है कि जो है कविता रसमय होती है, रस जो है देने वाली होती है। रस यानी कि जो है आनंद। तो कविता से जो है हमें आनंद की जो है प्राप्ति होती है। इसीलिए कविता को जो है काव्यानंद कहा गया है। और काव्यानंद को यानी कि काव्य से प्राप्त होने वाले जो है आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर जो है भी जो है माना गया है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब हुआ कि काव्य से जो आनंद की प्राप्ति होती है वह वैसा ही आनंद है जैसा कि आनंद एक जो है भक्त या साधक को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर होता है। तो इसके लिए कवि जो है रस का जो है सहारा लेता है। तो रसों की संख्या जो है 9-10 है। तो रस से या रस का जो है एक अपना जो है गुण होता है और उसको जो है व्यक्त करने की एक रीति होती है, एक पद्धति होती है। और उससे आपके भीतर क्या अनुभूति होती है यह जो है विचारणीय विषय होता है। तो इसमें जो है दिखाते हैं रस, रीति, वृत्ति और गुण। इसको हम लोग जो है देखने में जो है बहुत विशाल लग रहा है, मगर सारणी के आधार पर अगर हम लोग जो है बना लेते हैं और अध्ययन करेंगे तो बड़ी जो है आसानी होती है और समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है सारणी जो है बना करके देख लेते हैं। रस, उसके बाद जो है रस आएगा तो वह जो है उसमें कोई ना कोई गुण होगा और उसके जो है व्यक्त करने की एक रीति यानी कि पद्धति होगी। और उस को जो है पढ़ने पर आप में एक जो है भावना जो है व्यक्त होगी और आप जो है वृत्ति यानी कि जो है कुछ करने को जो है
करने के लिए आप में एक भाव पैदा होगा, वह जो है वृत्ति है। तो रसों की संख्या जो है 10 है। उसमें जो है सबसे पहला और जो है उसको जो है रस राज भी जो है कहते हैं, वह है जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, दूसरा जो होता है करुण रस, और तीसरा है शांत रस। ये 3 रस जो है एक श्रेणी में है। और इनमें जो इनके पढ़ने इस प्रकार की रचनाओं के पढ़ने से जो गुण प्राप्त होता है उसको जो है माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य जो है मधुर से जो है बना है, तो मधुर का मतलब जो है मीठा, यानी कि जिस रचना को पढ़ने से हमारे मन में जो है गुदगुदी आती है, और एक जो है मन ही मन जो है मनमोदक जो कहते हैं, मन में ही जो है लड्डू जो है खाने लगते हैं, तो वह जो है भाव जो है माधुर्य कहलाता है। और इसकी जो है रीति जो होती है वैदर्भी, वैदर्भी विदर्भ से आया है। अब इस पर जो है बाद में भी हम लोग जो है विचार करेंगे, इस पर भी जो है मैं एक अलग जो है वीडियो दे दूंगा। तो वैदर्भी में जो है क्या होता है कि जो है कोमल जो है वर्णों का जो है प्रयोग होता है। कोमल वर्ण और वर्णों के जो है काव्य की दृष्टि से मूल रूप से समझने के लिए 2 वर्ग में जो है बांटा गया है। एक जो है कठोर वर्ण और जो है कोमल वर्ण या मधुर वर्ण। तो कठोर वर्ण जो है जो होते हैं, तो वो ये जो है ट ठ ड ढ और जो है संयुक्ताक्षर जो होते हैं, या कवि जो है अपने भावों को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए बीच में जो है लगने वाले जो है परसर्गों को, कारक चिन्हों को हटा देता है या जोड़ देता है। तो वैसे समासिक पदों वाले शब्दों का अगर जो है व्यवहार किया गया है, तो कोमल वर्ण अगर आते हैं, यानी कि जिसमें संयुक्ताक्षर न हो, समासिकता न हो, समास बहुलता न हो, और जो है टवर्ग के जो है वर्णों का जो है प्रयोग न हुआ हो, तो वह जो है वैदर्भी रीति में जो है रचित रचना मानी जाती है। और इसको जो है इस प्रकार की तीनों प्रकार की रचनाओं को पढ़ने पर हमारे भीतर जो है माधुर्य का भाव जो है पैदा होता है, यानी कि मन में जो है गुदगुदी होती है, मन जो है प्रसन्न होता है, किसी प्रकार की जो है उत्तेजना, तीव्र उत्तेजना जो है पैदा नहीं होती है। इसलिए इसको जो है इसमें जो इस प्रकार की रचनाओं में जो वृत्ति जो है आएगी, यानी कि जो एक्शन जो है हमारा होगा, एक तरह से एक ही स्थान पर रह करके जो है बस जो है मन के लड्डू जो है तोड़ना हुआ, तो उसकी जो है वृत्ति जो होगी मधुरा वृत्ति होगी। अब उसके बाद जो है दूसरा जो है वीर रस है। वीर रस रौद्र भयानक और विभत्स। वीर रौद्र भयानक विभत्स। वीर यानी कि जो है वीरता से संबंधित आदिकाल में जो है हम लोग रासो ग्रंथ में जो है जाने हैं, जिससे कि जो है कविता को पढ़ने के बाद जो है वीरता का जो है भाव पैदा हो, यानी कि कुछ करने का, लड़ने भिड़ने का भाव पैदा हो, वह जो है वीर रस। और जिसको जो है देख करके, यानी कि घटना को देख करके हम जो है आंख जो है तड़ेर दें, आंख लाल लाल कर लेते हैं, और जो है कुछ करने के लिए, मारने पीटने के लिए उद्धत हो जाते हैं, तो वह जो है रौद्र रस है। और भयानक यानी कि किसी जो है वैसी जो है घटना को देखना जिससे कि जो है मन जो है एक तरह से जो है हम डर जाएं, भयभीत हो जाएं, वह जो है भयानक है। और कुछ वैसे भी दृश्य होते हैं जिसको देख करके जो है मन में जो है घिन आती है, जैसे कि जो है नदी में जो है तैरती हुई लाश को जो है देखते हैं और उस पर जो है गिद्ध, चील, कौवे जो है मंडराते हुए या उसको जो है नोचते हुए देखते हैं, तो मन में जो घिन जो है भाव पैदा हो जाता है, वहीं जो है विभत्स रस है। तो इसमें जो है इन दृश्यों को देख करके जो हमारे में जो इसमें इसका गुण क्या होगा, तो हम में जो है ओज का जो है भाव पैदा होगा।
ओज यानी कि जो है कुछ करने का, यानी कि वीरता में जो है और रौद्रता में जो है बस जो है मारपीट जो है कर लेंगे, भयानक, तो वहां से जो है भाग ही जाने में जो है भलाई है। और विभत्स यानी कि जो है इतनी जो है करुणा जो है जागृत होती है कि मन में जो है वैसा भी होता है कि दिन भर जो है खाने पीने का मन भी नहीं करता है, रात में भी जो है सपने में भी ही नहीं आता है, और जो है दिन तक जो है कुछ दिनों तक जो है रुका रह जाता है उस जो है अदर्शनीय जो है दृश्य को देख करके, तो उसको जो है विभत्स जो है कहते हैं। और वैसी स्थिति न आए इसके लिए जो है कुछ जो है एक्शन की जो है बात होती है, तो उसको जो है हम लोग जो है कहते हैं ओज गुण। जैसे कि छत्र भूषण की जो है कविताएं पढ़ें, या जो है रामधारी सी दिनकर की कविताएं पढ़ें, या या जो है निराला की जो है कविताएं जो है पढ़ें, राम की शक्ति पूजा, या जो है तोड़ती पत्थर, भिक्षुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो है परिस्थितियों से जो है जूझने के लिए हम में जो है एक ओज गुण जो है पैदा होता है, यानी कि हम जो है जोशीले हो जाते हैं, वह जो है ओज गुण हो जाता है। और इसकी जो है रीति जो होती है गौड़ी, गौड़ी यानी कि इसमें जो है समास, वैदर्भी में तो जो है कोमल, और जो है गौड़ी में जो होता है कि चूंकि वीरता जोश जो है भरना है, तो इसमें जो है तत्सम समासिक कठोर वर्णों का समासिक बहुला जो है भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है, वो गौड़ी हो जाती है। और इसकी वृत्ति होती है जो है परुषा, यानी कि परुषत्व जो है जग जाता है, यानी कि कुछ जो है करने की जो है चेष्टा जो है की जाती है, तो उसकी जो है वृत्ति हो जाती है परुषा। वैसे ही तीसरा जो है वर्ग है वात्सल्य, वात्सल्य, हास्य और अद्भुत रस। वात्सल्य यानी कि बच्चे को देख करके हम में एक ममत्व का भाव जग जाता है, उसके जो है बालपना को जो है देख करके। और वैसे ही कोई वैसा भी दृश्य देख देते हैं जिसमें जो है हंसी आ जाती है, और कुछ वैसे भी दृश्य देखते हैं जिससे हम जो है चमत्कृत हो जाते हैं, और जो है आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा हो भी सकता है क्या, तो वह जो है उसको जो है कहते हैं प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण वाली जो है कविता में जो प्रसाद का मतलब ही होता है जो है स्पष्टता, यानी और जो है पारदर्शिता। तो इसमें जो है शब्दों को या वर्णों को उस ऐसा रखा जाता है, यानी कि जो है सरल ढंग से रखा जाता है कि अर्थ जो है समझ में जो है आसानी से जो है पाठक को या श्रोता को या परीक्षक को आ जाए, तो वह उसको जो है प्रसाद कहते हैं। प्रसाद गुण से जो है युक्त जो है कविता कहते हैं या रचना कहते हैं। और प्रसाद गुण ठीक वैसे ही होता है जैसे कि बाल्टी में जो है साफ पानी जो है रखते हैं और उसमें अगर सिक्का डाल देते हैं तो वह जो है सिक्का जो है दिखने लगता है। तो वैसे ही जो है प्रसाद गुण से जो है युक्त जो कविता होती है उसमें जो वर्ण और शब्द का, जिन वर्णों और शब्दों का प्रयोग होता है वे बहुत ही जो है सरल होते हैं। अर्थ की जो है तक जो है पहुंचने के लिए, कथन के जो है मर्म तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि एक जो है कविता है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो यहाँ पर जो है अर्थ को करने समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो इसको जो है कहते हैं पांचाली। और इस प्रकार की जो है इन रसों से युक्त रचनाओं को जब पढ़ते हैं तो हमारे में जो है एक कोमल जो है भाववृत्ति, यानी कि ना हम जो है कठोर होते हैं, ना हमारे मन में जो है बहुत जो है ज़्यादा गुदगुदी होती है, बल्कि हम जो है उसका जो है आनंद लेते हैं और उसके प्रति हमारे मन में प्यार, श्रद्धा या सम्मान का जो है भाव पैदा हो जाता है। तो उसको जो है हम लोग कहते हैं कोमलावृत्ति। तो इस प्रकार जो है रस के बारे में
रस, गुण, रीति और वृत्ति, इस चारों का जो है उल्लेख आप कर सकेंगे, मुझे विश्वास है। अगर जो है नहीं जो है समझ में आ रहा है तो इसको गोल कर जाने में भी जो है कोई बुराई नहीं है, मगर ये जो है ये तो जो है आप आसानी से जो है खोज सकते हैं। और जब इसको आप खोज लेंगे तो बिना जो है सोचे कि गुण जो है माधुर्य है, रीति वैदर्भी है, वृत्ति जो है मधुरा है, वैसे ही रस जो है अगर वात्सल्य रस की सूरदास के जो है कृष्ण वर्णन पढ़ेंगे तो इसमें सीधे कह देंगे कि इसमें गुण जो है प्रसाद है, रीति जो है पंचाली है, वृत्ति जो है कोमला है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की जो है आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है आता है जो है कि छंद जो है कौन सा है, किस प्रकार के जो है छंद का जो है प्रयोग हुआ है। तो छंद के बारे में बताया कि छंद जो है कविता का जो है एक तरह से जो है चरण पैर जो है माना जाता है। चरण, कविता जो है 2 चरण की होती है, 4 चरण की होती है, 12 चरण, 16 चरण। चरण यानी कि जो है पंक्तियां, और उन पंक्तियों में जो है पूर्ण पंक्ति और जो है आधी अधूरी पंक्ति होती है, और जहां रोका जाता है उसको जो है यति वगैरह जो है यति कहते हैं। तो छंद जो है मूल रूप से 2 प्रकार के हैं। वे जो है या तो जो है बंधन में होंगे तो जो है छंदबद्ध कहेंगे, छंदबद्ध। और छंदों में वर्णों और मात्राओं की संख्या का अगर जो है ख्याल नहीं करते हैं, यति और गति पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको जो है कहते हैं मुक्त छंद की जो है रचना। तो मुक्त छंद, आधुनिक कविताएं अधिकांशतः जो है मुक्त छंद की कविताएं हैं, रचनाएं हैं। और रीति काल से लेकर के जो है आदि काल तक जो रचनाएं जो है मिलती है, वह जो है उसमें अधिकांश रचनाएं, क्या लगभग सभी रचनाएं छंदबद्ध जो है रचनाएं हैं। छंदबद्ध रचनाओं में जो है 2 प्रकार के जो है छंद जो है होते हैं। एक को कहते हैं मात्रिक छंद और दूसरे को कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद जिसमें मात्राओं का जो है ध्यान दिया जाता है, मात्राएं यानी कि ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, तो उसको जो है मात्रिक छंद कहते हैं। और जो है अलग अलग जो है मात्राओं के आधार पर जो रचनाएं की जाती है वो अनेक प्रकार की हैं। जैसे दोहा हुआ, सोरठा हुआ, कवित हुआ, रोला हुआ, सवैया हुआ। इसमें जो है मात्राओं का जो है ख्याल किया जाता है, इसलिए उसको जो है मात्रिक जो है छंद कहते हैं। जैसे कि दोहा में 24 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, सोरठा में 24 मात्राएं होती है। तो उसमें मात्राओं का ख्याल रखा जाता है, वर्णों का नहीं। जैसे कि जो है अगर एक क हम लिखें तो एक जो है एक क्या है, एक जो है वर्ण है जिसमें 2 ध्वनियां हैं, और का कर दिए तो इसमें जो है 2 मात्रा हो गई। तो मात्राओं का जो है अब वही जो है क्या कर दिए, तो इसमें जो है चूंकि ये जो है संयुक्ताक्षर हो जाता है, तब से संयुक्ताक्षर हो जाता है तो उसमें जो है 2 मात्राएं हो जाती है। तो इसको जो है भी आगे जो है हम देखेंगे। तो 1 मात्रा 2 मात्रा, तो ऐसे ऐसे अगर जो है मान लीजिए कि जो है 2 मात्राओं वाली जो है यानी कि दीर्घ मात्राओं वाली 12 अगर जो है वर्णों का प्रयोग कर देंगे या 12 वर्णों से बने हुए जो है शब्द का प्रयोग कर देंगे तो उसमें जो है 24 मात्राएं हो जाती है। तो और अगर सिर्फ जो है वर्णों का, तो यह जो है एक वर्ण हुआ, ऐसे जो है 24 जो है वर्ण जो है आने चाहिए, तब वह जो है वर्णिक छंद होगा। तो छंद पर भी जो है एक अलग वीडियो में आपको जो है दूंगा, समझ में आ जाएगा, मगर वो विशेष करके जो है काव्य शास्त्र के लिए है। तो चूंकि गीतात्मक है या पुराने जमाने की जो है कविताएं हैं, तो उसको जो है आप जो है मात्रिक छंद जो है लिख सकते हैं। तो छंद के बाद जो है आ जाता है
अलंकारों का जो है वर्णन, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है। और इस पर भी जो है मैं आपके लिए एक अलग से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो है थोड़ा जो है समझने के लिए और व्याख्या में व्याख्या के लायक, काम लायक थोड़ा सा जो है प्रकाश जो है ज़्यादा जो है डाल दे रहा हूँ। तो अलंकार का मतलब ही होता है जो है आभूषण, जो है गहना। यानी कि जैसे कि हम लोग जो है अलंकार अपना अलंकरण करते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, क्रीम पाउडर फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो यह क्या करते हैं, हम लोग अपने को जो है सुंदर बनाने का जो है प्रयास करते हैं। वैसे ही कवि अपनी जो है रचना को, अपनी कविता को सुंदर, रसमय और भावोत्तेजक, भावप्रवण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो काव्य में जो है या अवतरण में या उद्धरण में हम लोग अलंकार जो है खोजते हैं व्याख्या के दरमियान। तो अलंकार का जो है कवि ने जो है कैसा प्रयोग किया है, स्वाभाविक प्रयोग किया है कि जो है ठूस ठूस करके भरा है। अगर ठूस ठूस करके भर दिया है तो उससे जो है ठीक वही स्थिति आ जाती है कि जो है बहुत ज़्यादा जो है पाउडर भी लगा लिए, क्रीम भी लगा लिया, उसके ऊपर फाउंडेशन भी लगा लिए, तो जो है सुंदर जो है चेहरा जो है खराब हो जाता है। तो वैसे ही अगर जो है ज़्यादा अलंकारों का जो है प्रयोग कर दिया जाता है तो कविता का जो है मर्म भी जो है मर जाता है। तो इसको जो है ख्याल रख, इस पर जो है ध्यान दिया जाता है कि दिए गए उद्धरण में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है कि नहीं है। अगर जो है स्वाभाविक प्रयोग हुआ है तो उसका जो है गुण हुआ, अगर जो है ठूस ठूस करके भरा गया है तो यह जो है दोष है। और वहीं जो है अलंकार कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कवि भी जो है कहला देता है, जिसका जो है जैसे कि केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कवि जो है कहते हैं। तो अब अलंकार मूल रूप से जो है 3 प्रकार के हैं। वे उनको जो है कहते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार के मूल रूप से जो है ये अर्थालंकार और जो है उभयालंकार, अर्थालंकार तो जो है कुछ को आसानी से आप लोग जो है खोज सकते हैं। शब्दालंकार भी जो है बहुत जो है आसान है जो है उसको जो है खोजना देखना। तो वह जो है क्या है, यह जो है 2 प्रकार का है। एक में जो होता है क्या कि जो है वर्णों की जो है आवृत्ति, ऐसे शब्दालंकार में जो है मूल रूप से जो है ये आवृत्ति वाला ही है। आवृत्ति का मतलब जो है बार बार जो है दोहराना। तो इसमें जो है वर्णों की जो है आवृत्ति जो होती है उसको जो है अनुप्रास जो है अलंकार कहते हैं। और अब जब उसमें जो है शब्दों की आवृत्ति, मूल रूप से यह जो है शब्दालंकार ही है, तो शब्दों की जब आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति करते हैं या वर्णों की आवृत्ति करते हैं। तो जब शब्दों की आवृत्ति करते हैं तो उसको जो है अनुप्रास जो है कहते हैं। अब शब्द वर्ण की आवृत्ति किस आधार पर करते हैं, तो कभी अंतिम में जो है देखते होंगे कि अंतिम में वर्णों की जो है आवृत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, वहाँ पर जो है हारी और भारी जो है में जो है री की जो है मात्रा। वैसे ही पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो य वर्ण की जो है आवृत्ति जो है की गई यहाँ पर, और उसमें जो है र वर्ण की, तो इसको जो है कहते हैं अंत्यानुप्रास। और यह जो है पुरानी कविताओं में यह जो है सब में मिलता है, तो वो अंत्यानुप्रास हुआ। अब वृत्ति के बारे में हम लोग जो है देखें कि वृत्तियों के अनुसार कठोर वर्णों का प्रयोग हुआ है कि कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो म का जो है प्रयोग हुआ है, ट का प्रयोग हुआ है, ट का प्रयोग हुआ है, तो उसकी वृत्ति क्या है कि परुषा जो है वृत्ति है, पंचाली जो है, गौड़ी जो है रीति है। तो वैसे शब्दों का जो है वृत्ति के अनुसार वर्णों का जो है प्रयोग हुआ है, तो उसको जो है कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। और फिर जो है
एक ही वर्ण जो है दो बार जो है आ जाता है तो उसको जो है छेकानुप्रास कहते हैं। और उसके बाद जो श्रुति के आधार पर कुछ जो है अक्षर जो है जैसे अ क, यहाँ पर जो है एक दोनों कंठ से जो है उच्चरित होने वाले जो है वर्ण हैं, तो सामने वाला जो है सुनने वाले को जो है भ्रम हो जाता है। अब जो है राजेंद्र सुरेंद्र वगैरह जो है शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं तो जो है राजेंद्र सुरेंद्र के बाद जो है शिवचंद्र, तो जो है भ्रम कभी हो जाता है, चिल्ला रहा है कोई राजेंद्र और जो है सुन लेते हैं जो है शिवचंद्र की जो है राजेंद्र मेरा ही जो है नाम जो है लोग जो है पुकार रहे हैं, तो वैसे अगर होता है तो उसको जो है कहते हैं जो है श्रुत्यानुप्रास। मूल रूप से जो है यही अनुप्रास के रूप हैं। वैसे ही जो है शब्दानुप्रास में जैसे कि शब्दों के द्वारा जो आवृत्तियां जो है शब्दों की आवृत्ति करके जो अर्थ में चमत्कार लाया जाता है उसको शब्दालंकार जो है, शब्दों की आवृत्ति के कारण तो शब्दालंकार। शब्दालंकारों में जो है महत्वपूर्ण जो है यमक हुआ, रूपक हुआ, सलेश हुआ, वक्रोक्ति हुआ, पुनरुक्ति हुआ, पुनरुक्तावदाभास हुआ। तो शब्दों की आवृत्ति में जो है हम लोग जो है देख लें कि पुनरुक्ति सीधे स्पष्ट ही हो जा रहा है, पुनः उक्ति यानी कि एक ही शब्द को जो है बार बार दोबारा जो है दोहरा दिया गया है। अब पुनरुक्त वदाभास यानी कि पुनरुक्त वदाभास यानी कि जो है आभास होता है। शब्द जो है अलग अलग हैं, जैसे पुनी फिरी, तो शब्द अलग अलग हैं मगर जो है समझते हैं कि इसका अर्थ जो है एक ही है, यानी कि अर्थ एक ही है मगर वे शब्द जो है अलग अलग जो है होते हैं, तो उससे जो है आभास होता है कि ये जो है कहना एक ही जो है बात जो है चाह रहा है, तो उसको पुनरुक्त वदाभास कहते हैं। फिर जो है यमक होता है। यमक यानी कि एक ही शब्द जो है होता है जो दोबारा तिबारा दोहराया जाता है मगर उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। प्रचलित जो है दोहा पढ़े होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जिसमें शब्द एक ही है मगर जो है उसके जो है अलग अलग अर्थ जो है जाते हैं, सोना और धतूरा। वैसे ही तो यह हो गया यमक। वैसे ही जो है सलेश का अर्थ होता है जो है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द एक ही है मगर उससे जो है अनेक अर्थ जो है निकाल सकते हैं। एक जो है बहुत ही जो है प्रचलित और चर्चित और उल्लेखनीय दोहा लिखा था केशवदास ने, चरण धरत चिंतन करत निंदन भावत सोर असुवरन को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि इसमें चरण और सुवरण के जो है तीन तीन अर्थ निकाल करके तीन तीन अर्थ जो है निकलते हैं कि जो है चरण धरत यानी कि कविता रचते समय कवि की जो है क्या स्थिति होती है, एक जो है चोर जो है क्या चाहता है, और एक जो है लुचा लफंगा जो है कि जो है क्या जो है वृत्ति प्रवृत्ति होती है। सुवर्ण को जो है सुवर्ण यानी कि स्त्री स्वर्ण भी हुआ, तो वैसे को जो है देख करके जो है क्या क्या जो है भाव पनपते हैं वह जो है सलेश जो है कहलाता है। तो सलेश अलंकार। फिर जो है वक्रोक्ति अलंकार, यानी कि जो है कहना जो कह रहे हैं कुछ मगर जो है एक तरह से जो है टून जो है मार रहे हैं, हम लोग जो कहते हैं ना टून मारना, तो उसको जो है वक्रोक्ति जो है कहते हैं। सलेश, यमक, वक्रोक्ति ये सब क्या है, शब्दालंकार के भेद हैं। अब जो है यही मूल रूप से है। और उसके बाद जो है रूप अर्थालंकार, यानी कि शब्दों के अर्थ के द्वारा जो कवि चमत्कार लाने का प्रयास करता है उसको जो है शब्दालंकार जो है अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है, उदाहरण है, उल्लेख है, स्मरण है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। महत्वपूर्ण जो है अलंकार जो सामान्यतः अधिकांश जो है कवि करते हैं, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख, काव्यलिंग वगैरह का जो है प्रयोग करते हैं। तो उपमा का मतलब होता है जो है तुलना, यानी कि एक दो की जो है तुलना जब की जाती है, जैसे कि
उसमें सा से जैसा आदि का जो है आदि जो है वर्ण जो है शब्द जो है जुड़े रहते हैं। जैसे चांद जैसा मुखड़ा, यानी कि जो है चांद, मुख की जो है तुलना जो है चांद से की जा रही है, तो यहाँ पर जो है उपमा। अब उसी को जो है कह दे चंद्रमुखी, यानी कि जो है चांद मुख को जो है चांद ही जो है बना दिया गया, तो वहाँ पर जो हो जाता है जो है रूपक। और उसके बाद उदाहरण सामान्यतः पाया जाता है। महत्वपूर्ण अलंकारों का ही जो है वर्णन मैं अभी यहाँ जो है कर दे रहा हूँ, चूँकि लंबा वीडियो जो है आ रहा है, जा रहा है, और आप लोग को आपत्ति भी है। तो उदाहरण में एक लाइन में जो है कोई सूत्र दे दिया जाता है और दूसरे में उसकी जो है व्याख्या की जाती है। जैसे कि नवरस संसार में, नवरस में संसार, और नवरस सार श्रृंगार रस जुगल सार संसार। वहाँ पर जो है दे दिया गया एक जो है विशेषता कि जो है संख्या दे दी गई कि संसार में जो है 9 रस हैं, और दूसरे में जो है स्पष्ट जो है किया गया कि जो है इन सभी रसों में जो है श्रृंगार रस जो है प्रधान है। तो उदाहरण के द्वारा जो है समझाया जाता है। उसके बाद जो है उल्लेख, एक ही जो है घटना को या एक ही बात को कवि जो है पाठक तक अपने भाव को जो है ले जाने के लिए, समझाने के लिए उसको जो है बार बार जो है उसका जो है वर्णन जो है करता है, रूप जो है बदल बदल करके, शब्द बदल बदल करके, तो वह जो है उल्लेख कहलाता है। फिर जो है कोई ऐसी घटना जो है कविता पढ़ते समय कोई जो है घटना, वैसी जो है घटना जो है का वर्णन कर देता है कि वो घटना जो है आपको जो है याद आने लगती है, स्मरण होने लगता है। अपने के अलावे अपने साथ घटित घटना के साथ साथ अगर वैसी उसी प्रसंग में जो है वैसे ही संदर्भ में घटना घटी होती है तो वो स्मरण होने लगता है। या भक्ति का भाव वाली जो है कविता होती है, तो जो है मंदिर में जहाँ कविता पढ़ते हैं तो राम जी का जो है रामलीला देखे हैं तो राम जी का वहीं जो है भाव जो है याद आने लगता है, तो उसको जो है स्मरण कहते हैं। और कभी कभार कवि जो है वर्णन करने में सारी सीमाओं को जो है लांघ जाता है, सुंदरता का जो है वर्णन करने लगता है, तो जो है काली कलूटी को भी जो है विश्व सुंदरी ही जो है बना देता है। या बिहारी के जो है बहुत सारे जो है दोहे हैं, जैसे अतिशयोक्ति के कि अच्छा है आदिकाल में अतिशयोक्ति मूलक जो है राजाओं का जो है वर्णन हुआ ही है। एक उदाहरण जो है दे देते हैं कि इतावत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, आ चढ़ी हिलोड़े सिर है लगी उशासन साथ। ये बिहारी का दोहा है। इसमें वे कहते हैं कि नायिका नायक के वियोग में इतना जो है दुबली पतली हो गई है और कमज़ोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ जो है आगे चली जाती है, और जब छोड़ती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। इस पर जो है टिप्पणी करते हुए शुक्ल जी ने कहा कि बिहारी की नायिका मानो नायिका न हो करके घड़ी का जो है पेंडुलम है। तो इसको जो है अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो है यही जो है अलंकार हैं, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, परिकरांकुर, करांकुर, वक्रोक्ति, परिकरांकुर, ये जो है मुख्य रूप से जो है ये अलंकार है। तो ये चीज हो गया। अलंकारों पर भी जो है हमने बात कर लिया। और ये एक अंतिम जो है बच जाता है, वह क्या है कि संदर्भ संबंधित उद्धरण, यानी कि जो अध्ययन के लिए या जो व्याख्या के लिए जो पंक्ति दी गई है, अगर स्मरण में आपके किसी और दूसरे रचनाकार की या उसी रचनाकार की अगर कोई जो है दूसरी पंक्ति जो है अगर आपको याद है तो उसको जो है दे देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है बात में जो है बात किए कि जो है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन के तौर पर या 5 सितंबर को टीचर्स डे जो मनाते हैं, सभी लोग जो है पराचते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से संबंधित बहुत सारे जो है उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बंदो गुरु पद पदुम परागा, या
परम ब्रह्म परमेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वैसे जो है उदाहरण जो है दिए जाएं तो उससे जो है बहुत ही जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यही जो है मूल रूप से व्याख्या के जो है विचारणीय बिंदु हैं। ऐसा नहीं है कि सब का जो है वर्णन जो है किया ही जाए जबरन, यानी कि जोर जबरदस्ती यहाँ पर जो है नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा है तो सरल अर्थ तो जो है समझ में आ ही रहा होगा, चूंकि अध्ययन आपके पास जो है पर्याप्त हो चुका है और वह जो है जाना, पढ़ा, देखा, समझा उदाहरण ही होता है। तो उसका जो है सरलार्थ और जो है कहना क्या चाहता है भावार्थ लिखिए। विशेष में जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह जो है नकारात्मक जो है जाता है। भाषा पर विचार कर सकते हैं कि प्रवाहमयी है। वैसे भी जो भी रचनाएं दी जाती हैं वह जो है प्रसिद्ध जो है कवि की जो है प्रसिद्ध रचना होती है और उसमें बहुत सारी जो है खूबियां हो सकती है। तो इस भांति जो है स्वाभाविक तौर पर जो है निष्कर्ष में गाने गेय है, संगीतात्मक है, ऐसे जो है गोल मटोल जो है दिया जा सकता है, मगर जो है फिजूल नहीं। फिजूल दीजिएगा तो नकारात्मक होगा, उसका जो है अच्छा प्रभाव परीक्षक के ऊपर नहीं पड़ेगा। बस यही जो है मूल रूप से व्याख्या की तकनीक है। इन तकनीकों का अनुपालन करते हुए अगर आप जो है व्याख्या लिखते हैं तो मुझे विश्वास है कि 80-85% तक नंबर जो है देने के लिए परीक्षक जो है विवश हो जाएगा और आप उसको उतना नंबर देने के लिए विवश जो है कर सकते हैं। मगर ख्याल रहे कि जो है कभी भी जो है जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, बेकार और फिजूल की बातों का उल्लेख नहीं कीजिएगा। बस इतना ही जो है निवेदित करके मैं आज का जो है चैप्टर बंद कर रहा हूँ, इस अपेक्षा के साथ कि अगर जो है आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट्स तो जो है जरूर कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा, मगर उसका कारण मुझे जो है बताइएगा जरूर। और वैसे ही जो है अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिएगा। अब मैं ये कह चुका हूँ कि जो है मेरे पास जो है साधन नहीं है विजुअलिटी के लिहाज से, मगर कंटेंट के लिहाज से मैं आपको परीक्षोपयोगी और पर्याप्त सामग्रियां जो है दूंगा। और वह तभी हो सकता है जबकि मेरा मनोबल आप ऐसे ही बनाए और बढ़ाए रहिएगा। और एक बात और ये कहना चाहूँगा, चूँकि लंबा हो रहा है इसलिए कहना पड़ रहा है, और आपकी मित्रों का भी जो है कहना है कि जो है छोटा छोटा, तो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि जब हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे या प्रतियोगी परीक्षाएं जो दे रहे थे, तो जो गुरुजन थे कहते थे, या जो है मैं भी अब जो है कहने लगा हूँ, चूँकि अनुभव इतना हो गया पढ़ाने के दरमियान, पढ़ते पढ़ाने और परीक्षा देने के दरमियान, कि 25 किताब जो है पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 25 बार पढ़ना। यानी कि जो है छोटी छोटी जो है वीडियो क्लिप 25 अगर जो है पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, उस सूचनाओं का जो है भंडार वो नहीं होगा, ऊपर ही ऊपर जो है उसमें जो है जरूरियात जो है तथ्य हो सकते हैं, वह अधिकांश जो है छूट ही जाते हैं। मगर जब एक ही जो है बृहद रूप से थोड़ा समय दे करके अगर आप उसका जो है अवलोकन कर लेते हैं तो जो है पर्याप्त जो है सामग्री जो है मिल सकती है। तो वैसी ही जो है मैं सामग्री जो है देने का जो है प्रयास कर रहा हूँ, छोटे छोटे कि जो है जहाँ तक जो है बात है।
तो इसको जो है खंड खंड में जो है मैं कर दूंगा, मगर सामग्री तो मैं पर्याप्त दूंगा। और निवेदन है कि मेरा मनोबल आप बढ़ाइए, इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जो है जरूर कीजिए। नमस्कार। बहुत